तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से ना पाइथन का एक पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर पाइथन एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ होगा। इसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो डालने के लिए। अगर तुम्हें पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को लेकर काम करेंगे। तुम चाहो तो और भी बहुत सारा आईडी है, उसको लेकर काम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आगे जाके और भी आईडी पर काम करने के लिए, वहाँ पर कैसे कोड रन करते हैं वो तुम लोगों को दिखाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट वीडियो। तो पहला जो हम आज पार्ट देखेंगे वो है वेरिएबल्स। जो जिन लोगों को पता है वेरिएबल्स, बहुत सारे लोगों को वेरिएबल्स के बारे में पता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है वेरिएबल्स क्या है। बहुत सारे लोगों ने अगर कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ा होगा तो भी मालूम होगा वेरिएबल्स क्या है। लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ वेरिएबल्स क्या है और इसको हम पाइथन में या फिर हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल समझ लो एक बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक है ना। उस बॉक्स के अंदर तुम कुछ ऑब्जेक्ट रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, ठीक है ना। एक बॉल ही रख रहे हो या फिर बुक रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो इस बॉक्स के अंदर, तो वो बॉक्स हो गया तुम्हारा वेरिएबल। और जो ऑब्जेक्ट रख रहे हो, बुक हो गया, बॉल हो गया, पेन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो है तुम्हारा कोई भी इनपुट जो तुम दे रहे हो। तो अब उस बॉक्स के अंदर तुम्हारा वो इनपुट है, तो वो बॉक्स हो गया तुम्हारा वेरिएबल या फिर कंटेनर, जो भी बोल लो। कंप्यूटर के टर्म्स में इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंटेनर मत बोलना क्योंकि कंप्यूटर में कंटेनर जैसे कुछ होता नहीं है चीज, तो प्रोग्रामिंग में वो होता नहीं है कंटेनर वगैरह, तो तुम उसको वेरिएबल बोलना। तो वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें तुम कुछ भी इनपुट रख रहे हो। तो चलो देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वेरिएबल्स का जो नेमिंग होता है ना, तो वेरिएबल का नेमिंग का कुछ स्ट्रिक्ट रूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। हम कुछ भी ऐसे कुछ भी किसी भी चीज को हम वेरिएबल नहीं कर सकते। जो लोग मैथ्स में है उन लोगों को पता होगा कि एक्स वाई जेड ये सब हम वेरिएबल्स पकड़ते थे। यहाँ पर भी तुम एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल्स पकड़ सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड तीनों में कुछ भी वेरिएबल्स पकड़ सकते हो। लेकिन वेरिएबल का एक पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन है या फिर एक रूल बोल सकते हो कि वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर तुम कुछ वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो कोई भी लेटर चलेगा, कोई भी वर्ड चलेगा, मतलब कुछ भी चलेगा। जैसे तुमने दे दिया एबीसी, तो एबीसी यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है ना। एबीसी पूरा एक वेरिएबल है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ए अलग सा वेरिएबल है, बी अलग सा वेरिएबल है, सी अलग सा वेरिएबल है, ऐसा कुछ नहीं है। एबीसी ये तीनों मिला के एक वेरिएबल है, मतलब एबीसी एक वेरिएबल है जिसके अंदर सपोज हम कुछ डेटा इनपुट दे रहे, 5 दे रहे, ठीक है ना। तो अब इस एबीसी के अंदर 5 स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो अब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। 2 मेथड है ये पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला है कि हम शिफ्ट एंटर मार सकते, दूसरा है कि यहाँ पर जो है वो हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे। जब लाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखो ग्रीन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर रन है, आप रन को क्लिक कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 चेंज हो रहा है। ये पर्टिकुलर का तुम लोग सोचिए कि ये लाइन नंबर है, नहीं ये लाइन नंबर नहीं है। लाइन नंबर ये जो 1 लिखा है ये लाइन नंबर है, ठीक है ना। ये लाइन नंबर नहीं है, ये आपका कोड कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन नंबर तुम पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो एबीसी के अंदर हमारे ये 5 स्टोर हो गया है। तो जब हम एबीसी लिखेंगे और रन कराएंगे फिर से कोड को शिफ्ट एंटर, तो ये देखो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो यही है वेरिएबल। अब बताते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या नहीं हो सकता। तुम ऐसे नहीं लिख सकते वेरिएबल का नाम, ये गलत है, ये एकदम गलत है। तुम स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है ना। तुम्हारा जो नाम है वो एक ही बार में होगा, मतलब कोई भी उसमें स्पेस तुम नहीं दे सकते, ठीक है ना। कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। क्या क्या दे सकते हो? नंबर दे सकते हो, यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, अब 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, कुछ भी 4 50 45 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे और लिखोगे ये 45B फिर से रन करवाओगे तो देखो यहाँ पर 5 इनपुट आ गया, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है तुम्हारे वेरिएबल का नेम? और एक चीज हो सकता है, कोई भी अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर, ठीक है ना। अंडरस्कोर तुम वेरिएबल के नेम के अंदर दे सकते हो, a_b इक्वल टू 5। तो अगर तुम a_b को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर तुम्हारा 5 प्रिंट आ गया। तो
तुम्हारा वेरिएबल का नेम क्या हो सकता है? कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सिंगल लेटर भी हो सकता है, जैसे A=5 तो A भी एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो कोई भी सिंगल लेटर हो सकता है। सिंगल लेटर को तुम अंडरस्कोर से डिफाइन कर सकते हो। और क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर तुम बीच में दो, आखिर में दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम AB12 दे दो =5 तो तुम्हारा AB12 हो गया तुम्हारे यहाँ 5, ठीक है ना। तो वेरिएबल के नेमिंग के लिए तुम्हें यही रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। इस रूल के अलावा अगर तुम वेरिएबल का नेमिंग दे दो तो वो एरर ले लेगा। तो सपोज मैं यहाँ पर A=B=5 दे दिया और एग्जीक्यूट किया, यहाँ एरर दे दिया कि इनवैलिड सिंटैक्स, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसे तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि वेरिएबल का नेम क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। चलो हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। सपोज S एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 स्टोर कर दिया। तो ये जो स्टोर है ये हमने बहुत ही कांस्टेंट स्टोर किया। अब कांस्टेंट तुम लोगों को तो पता ही है ना, जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। इसके अंदर 5 हम घुसा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि इसके अंदर 5 ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यूजर से वैल्यू ले तो कैसे लेंगे कि यूजर तुम वैल्यू दो हमको, इसके अंदर 5 जाए कि 6 जाए कि 7 जाए कि कुछ भी जाएगा, 100 120 कुछ भी जाएगा इसके अंदर। तो जो भी जाएगा इसके अंदर वो वैल्यू क्या होगा, तो ये हम यूजर से लेंगे कि यूजर भाई तुम यहाँ पर वैल्यू दो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है ना। उसके लिए हमें पहले दो चीज जानना पड़ेगा। उससे पहले दो चीज क्या है? पहला है कि डेटा टाइप्स, ठीक है ना। तो डेटा टाइप्स हमें जानना पड़ेगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? जब भी तुम्हारे पास कुछ डेटा है, ठीक है ना, कुछ भी डेटा तुम यहां पर पकड़ लो, मेरे पास 5 है, तो ये 5 कौन से प्रकार का डेटा है, कौन से टाइप का डेटा है? तो यहाँ पर 5 हमारा इंटीजर टाइप है, ठीक है ना। तुम लोगों को तो पता ही है इंटीजर, डेसिमल, तुम लोगों को तो वो सब पता ही होगा। तो यहाँ पर 5 कौन से टाइप का डेटा है? या 5 इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है ना। तो ये इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, डेसिमल, ये सब कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है, तो इन सब कॉन्सेप्ट में नहीं जाओ, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम क्लास 3-4 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये इंटीजर टाइप डेटा है। 6.5 कौन सा टाइप का डेटा है? ये डेसिमल टाइप का डेटा है, ठीक है ना। और डेसिमल टाइप को डेटा को कोडिंग में क्या कहते हैं? फ्लोट टाइप डेटा कहते हैं। तो डेसिमल जो भी होगा, पॉइंट, जब हम पॉइंट डेसिमल ऐड करेंगे तो इन टाइप ऑफ डेटा को यहां पर हम फ्लोट टाइप डेटा बोलेंगे। तो ये वाला हो गया हमारा फ्लोट, और सपोज 6 है हमारा इंटीजर। इंटीजर ऐसे लिखता नहीं है, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म में जो कि कोडिंग में यूज होता है वो है इंट, ठीक है ना। कोडिंग में हम इंट यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो हमारा 6.5 है फ्लोट और 6 है हमारा इंटीजर इंट। अब हम आते हैं इनपुट पे, जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो सपोज हम n ले लिए एक वेरिएबल, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो यहां पर हम इनपुट लिख देंगे। तो अगर यहां पर हम इनपुट लिख दिए तो यूजर से इनपुट ले लेगा, लेकिन हमें कौन से डेटा टाइप का इनपुट लेना है, कौन से टाइप का इनपुट लेना है, उसके लिए हमें ये जो इनपुट है उसके बाद ऐसे ब्रैकेट देकर इंट लिख देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा इनपुट लेगा, ये कौन से टाइप का इनपुट लेगा? ये इंटीजर टाइप का इनपुट लेगा, यानी कि इंट। तो अगर तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहां पर देखो तुम्हारा ये बॉक्स आ जाएगा। तो यहां पर हम 45 देते, एंटर मार देते। अब n के अंदर 45 स्टोर हो गया। n जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर अब हमारा 45 स्टोर हो गया। तो अब इस 45 को हमें प्रिंट करना है। तो देखो, जब तुम जुपिटर नोटबुक पे काम करोगे तो तुम्हारा प्रिंट बहुत सिंपल है। तुम ऐसे n लिखकर रन करवा दोगे, शिफ्ट एंटर मार दोगे तो ये प्रिंट दे देगा। लेकिन ये मेथड सिर्फ जुपिटर में ही काम करता है और कहीं पर भी नहीं काम करता है। तो इसको हम जनरलाइज मेथड जो है हमारा, उसके लिए हमें लिखना होगा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर n, तो ये 45 प्रिंट दे देगा। अब तुम बोलोगे भाई ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन ये सिर्फ
जुपिटर में होता है कि तुम ऐसे ही n लिख दो और फिर शिफ्ट एंटर मार दो, तो ये सिर्फ ये वाला सिर्फ जुपिटर में होता है और ये वाला जनरलाइज है। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ये वाला चीज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम अपना कोड का जब तुम ऑल भी प्लेटफॉर्म पे रन करवाओगे ना, सबके पास तो भाई जुपिटर नहीं होता है, जब तुम बहुत सारे प्लेटफॉर्म में रन करवाओगे, जब हम आगे देखेंगे कि कैसे और भी प्लेटफॉर्म में रन करवाते हैं एक कोड को, तो तब हमें जनरलाइज एक मेथड चाहिए, क्योंकि हम अगर जुपिटर के हिसाब से लिखे तो वो प्लेटफॉर्म में रन नहीं करेगा। तो एक जनरलाइज मेथड है जो कि पाइथन का बेसिक रूल है, वो है प्रिंट एन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा इंटीजर टाइप डेटा। अब लेते हैं हमारा फ्लोट टाइप डेटा। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए यहाँ पर, फिर हम करेंगे यहां पर फ्लोट, उसके अंदर इनपुट, ठीक है ना, जो इनपुट है उसके बाद हमने फ्लोट लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम इसमें फ्लोट टाइप डेटा डाल सकते हैं, जैसे हम सपोज डाल दिए 67.5, एंटर मार दिए। अब जब हम f को प्रिंट कराएंगे यहां पर हमारा 67.5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप और ये हो हमारा फ्लोट टाइप। अब एक चीज तुम लोग यहां पर देखो, हम यहां पर फ्लोट टाइप डेटा को फिर से एक बार यूजर से फ्लोट टाइप डेटा मांगते। तो हम यहां पर यूजर से और एक बार फ्लोट टाइप डेटा मांगे, जो कि हमारा वेरिएबल है f1 और फ्लोट इनपुट, वहां से हम यूजर से फ्लोट टाइप डेटा मांग रहे हैं। अगर हम यहां पर कोई भी इंटीजर टाइप डेटा को इनपुट में दे तो क्या होता है, सपोज 65 एक इंटीजर टाइप डेटा है, उसके हम फ्लोट के अंदर घुसा रहे हैं, फ्लोट टाइप डेटा टाइप के अंदर घुसा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उससे अगर करे तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारा इनपुट ले लिया, ये वैल्यू हमारा इनपुट ले लिया। चलो प्रिंट करके देखते हैं असल में f1 के अंदर क्या घुसा है, 65.0। अब तुम बोलोगे कि भाई 65.0 और 65 सेम होता है, नहीं सेम होता है, हाँ एकदम सेम होता है, मैं नहीं बोलूंगा, सेम होता है। लेकिन अगर तुम प्रोग्रामिंग में आओगे तो 65.0 का खुद का एक इंपॉर्टेंस है, ये फ्लोट टाइप डेटा है। अगर तुम कहीं पर भी देखते हो ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का उसके बाद 0.0 आ रहा है, तो तुम समझ लेना कि वो जो हमारा वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट टाइप है, उस वेरिएबल का जो टाइप है वो फ्लोट टाइप है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटीजर के अंदर फ्लोट वैल्यू दे, तो हम यूजर से इंटीजर मांगते लेकिन उसके अंदर फ्लोट डेटा देते, तो क्या होगा, तो यहां पर हमने यूजर से वैल्यू मांग लिया, तो सपोज हम देते हैं 65.5, तो हमारा यहां पर एक एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ठीक है ना। तो समझिए, इतना दूर तो समझ गए तुम लोग। तो ये एरर हमारा क्यों थ्रो कर रहा है यहां पर, तो जब तुम इंटीजर में फ्लोट टाइप दे रहे हो तो वो जो 0.5 है उसको वो डिलीट नहीं कर पा रहा है। क्यों डिलीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 0.5 भी तुम्हारा एक वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को वो डिलीट कर दे तो उस वैल्यू का तो एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा ना। लेकिन अगर तुम फ्लोट टाइप में इंटीजर डेटा दे रहे हो तो वो क्या कर रहा है, 65.0 कर दे रहा है उसको, वो एक 0.0 ऐड कर दे रहा है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है कि 65 और 65.0 सेम होता है। लेकिन क्या 65.5 और 65 सेम होता है, 65.5 और 65 सेम नहीं होता है, लेकिन 65.0 और 65 दोनों सेम होता है। तो इसलिए जब हम इंटीजर के अंदर फ्लोट टाइप डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक प्रोसेस है जिसको तुम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक्स पे आ रहे हैं, पूरा बेसिक्स है यहाँ पर, तो वो थोड़ा अलग है। उसमें टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसको, कि कैसे फ्लोट टाइप को इंटीजर टाइप को फ्लोट टाइप, या फिर और भी सारे डेटा टाइप से, बहुत सारे डेटा टाइप से यहाँ पर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन टाइप कास्टिंग वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, ये बेसिक्स है तो हम बेसिक्स में स्टिक करेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। हम इंटीजर से फ्लोट कर सकते, लेकिन फ्लोट से हम इंटीजर डायरेक्टली नहीं कर सकते लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना।
अब हम आते हैं हमारे पास एक और डेटा टाइप जो कि एक बेसिक डेटा टाइप है, लेकिन बहुत लोग उसको बेसिक डेटा टाइप बताते हैं, लेकिन अगर मुझे पूछो तो भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन के कोड करने में। वो डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। उस डेटा टाइप को हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अब हम आता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है। अगर सिंपल टर्म में बताए तो कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक सेंटेंस एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो समझ लो तुम्हारा एक नाम है, वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी एक नाम इनपुट डाल देते हैं। हम यहाँ पर जो रूट डाल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम एक चीज देखे, हम जो नाम है अपना जो रूट, वो हम नाम को हमने यहाँ कोटेशंस के अंदर रखा है, डबल कोटेशंस के अंदर रखा है। अगर आप किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज को अगर हम डबल कोटेशन के अंदर रखते हो तो वो चीज डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन रख सकते हो तो वो चीज अपना ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग बन जाता है। अगर तुम डबल कोटेशन के अंदर नहीं रख रहे हो तो वो चीज वेरिएबल बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहां पर हम नेम को अगर प्रिंट करेंगे तो ये देखो हमारा जो रूट नेम प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया हम खुद से नाम डाल रहे। तो सपोज हम यूजर से नाम लेंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ इनपुट लिख देंगे और कुछ नहीं। बस यहां पर सिर्फ इनपुट लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पर बस इनपुट लिख दिए, शिफ्ट एंटर रन करवा दिए और यहां पर हम लिख दिए जो रूट। तो ये रहा हमारा जो रूट, अंदर उसके प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा स्ट्रिंग टाइप। कोई भी एक नाम, कोई भी एक वर्ड अगर कोटेशन के अंदर हो तो उसे हम स्ट्रिंग टाइप बोल देते, ठीक है ना। अब हम आते थोड़ा सा इनपुट में ही थोड़ा सा और अंदर आते। तो हम पहले यहां पर इंटीजर इनपुट लिए थे। कैसे लिए थे? हमने इंटीजर इनपुट ऐसे लिए थे। लेकिन सपोज यहां पर हम किसी का एज का इनपुट ले रहे हैं, हमने हमारा समझने के लिए यहां पर एज लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि तो आप लोगों को समझ आए कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं यहां पर। तो हम किसी भी आदमी का एज ले रहे हैं, तो हम आदमी को बोल रहे हैं कि भाई यहां पर एज डालो। अगर हम नॉर्मल एग्जीक्यूट करेंगे तो आदमी को तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर क्या डाले, यहाँ पर सिर्फ बॉक्स है। ये कोड तो जो सामने वाला ये देख रहा है, जो ये रन कर रहा है, उसको तो ये कोड नहीं दिख रहा कि यहाँ पर एज होगा कि कुछ होगा। तो वो आदमी तो कंफ्यूज हो गया क्या डाले। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमारा यहाँ पर जो इनपुट स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लिख लेंगे एंटर योर एज, ठीक है। अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो यहां पर हम एंटर योर एज प्रिंट आके आ जाएगा। तो समझ गए? तो जब ही हम किसी भी वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे यूजर की तरफ कि भाई इस वेरिएबल के अंदर कौन से डेटा जाएगा, किसका डेटा जाएगा, क्या डेटा जाएगा, तो उसके लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते जो कि इनपुट के अंदर ही हम कोटेशंस के अंदर, ये सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोटेशंस के अंदर तुम वहां पर लिख दोगे कि यहां पर क्या होगा। तो हमने एज डाल दिया 45। अब जब एज को हम प्रिंट करेंगे ना, तब सिर्फ हमारा जो 45 है वही एज के अंदर घुसेगा और कुछ नहीं घुसेगा। ये एंटर योर एज कुछ नहीं, तो वहां पर कुछ भी लिखो वो 45 के अंदर नहीं घुसेगा, सिर्फ तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो घुसेगा, ठीक है ना। ये चीज सबके लिए होता है। तुम यहां पर किसी का नेम ले रहे हो, तो यहां पर हमारा एंटर योर नेम आ गया, तो हम एक कुछ भी नाम देते, जैसे कि राम ही दे देते, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा राम आ गया। ये सेम चीज है फ्लोट टाइप के भी ऐसे इंप्लीमेंटेशन है। फ्लोट टाइप में हम जब जाओगे तो ये चीज सेम इंप्लीमेंटेशन है फ्लोट टाइप में भी, ठीक है ना। जब हम फ्लोट टाइप लेंगे, सपोज हम एफ ले लिए यहाँ पर और फ्लोट ले लिए, तो अब फ्लोट टाइप में क्या वैल्यू होगा। सपोज तुम बोल दिए कि कुछ भी वैल्यू फ्लोट टाइप पे तुम पकड़ लो कि सपोज तुम्हारा वेट कितना है,
तो अगर तुम इसको अब एंटर कराओगे तो एंटर योर वेट, सपोज हम कुछ भी डाल देते ऐसे ही 78.7, और यहाँ पर हम प्रिंट डालते प्रिंट एफ, तो ये 78.7 तुम्हारा वहां पर स्टोर हो गया। तो ये रहा हमारा बेसिक जो भी इनपुट और आउटपुट होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारा अगले टॉपिक के ऊपर, जो है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या चीज है? अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर सिंपल टर्म में समझाए तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, ठीक है ना। तो सपोज तुम एक वेरिएबल लिए हो जिसके अंदर तुम एक इंटीजर डेटा को इनपुट के तौर पर ले रहे हो, और तुम यहां पर और एक वेरिएबल लिए हो जिसके अंदर तुम एक और इंटीजर डेटा ले रहे हो। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं, पहले हम ए में डालते 5, फिर बी में डालते 4। अब तुम क्या करोगे, इन दोनों के बीच में एडिशन करवाओगे। तो एडिशन करवाने के लिए क्या होता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब तुम अगर प्रिंट सी कराओगे यहाँ पर, तो यहाँ तुम्हारा 9 प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ए के अंदर 5 था, बी के अंदर 4 था, तो ये दोनों चीजें प्रिंट होके आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि मैं सी एक अलग सा वेरिएबल क्यों लूं, मैं सी एक अलग सा वेरिएबल नहीं लूंगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऐसे ही प्रिंट ए प्लस बी अगर लिख दो तो तुम्हारा 9 यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन एक वेरिएबल लेना, काफी टाइम एक वेरिएबल लेना, जब तुम बहुत बड़े बड़े कोड लिखोगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना, तुम जब कोड में कुछ एरर देगा ना, तो तब तुम्हारा कोड को डीबग करने में या फिर कोड को एरर को पकड़ने में बहुत इजी हो जाता है अलग से, अगर तुम वेरिएबल में सब कुछ स्टोर कर ले रहे हो तो इसीलिए हम अलग से वेरिएबल बहुत टाइम कंसिडर कर लेते। लेकिन बहुत छोटे छोटे टाइम पे जब हमारा वेरिएबल लेना नहीं होता है, तब हम ऐसे ही ए प्लस भी कर लेते, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस सिमिलर है तुम्हारा ए माइनस बी के भी लिए भी। तो अगर तुम यहाँ पर ए माइनस बी ले रहे हो तो 1 आ जाएगा। अब हम आते मल्टीप्लिकेशन पे, ए मल्टीप्लाई में बी कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में हम डायरेक्ट कर दिए। तो अब हम आते हैं डिवीजन के ऊपर। तो पाइथन में ना 2 तरह का डिवीजन होता है, एक होता है नॉर्मल डिवीजन और दूसरा होता है इंटीजर डिवीजन। तो अब नॉर्मल डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में डिफरेंस क्या है? तो चलो पहले हम एक नंबर ले लेते हैं फिर से, जो कि हमारा इंटीजर नंबर ही लेते हैं हम। इनपुट यहां पर दे देते एंटर योर फर्स्ट नंबर, फिर दे देते एंटर योर सेकंड नंबर। अब इन दोनों को एग्जीक्यूट करा देते, पहला नंबर 5 देते, दूसरा नंबर 2 देते, ठीक है ना। इंटीजर डिवीजन, पहले हम आते हैं नॉर्मल डिवीजन पे। चलो पहले हम आते हैं नॉर्मल डिवीजन कि नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो अब जो नॉर्मल डिवीजन होता है, सपोज हमने एक सी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर a डिवाइडेड बाई b कर दिया, तो अगर हम प्रिंट c करेंगे इधर, तो ये हमारा 2.5 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका नॉर्मल डिवीजन, ठीक है ना। अब अगर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2.5 आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपना इंटीजर डिवीजन पे। इंटीजर डिवीजन क्या होता है? तो अब इंटीजर डिवीजन क्या होता है, तो सपोज हम यहां पर c1 एक वेरिएबल ले लिया और यहां पर a डबल डिवाइड बाई b किया। अगर हम अब प्रिंट c1 करेंगे तो ये देखो हमारा 2 आ गया। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर को अगर इंटीजर डिवीजन करते किसी और नंबर के साथ, तो वो जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसे वो हटा देता है, ठीक है। वो सिर्फ पॉइंट के पहले वाला नंबर कंसीडर करता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक हमारे पास c है और दूसरा है हमारे पास c1। तो हम इस दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करेंगे। तो डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं किसी भी वेरिएबल का? हम प्रिंट
टाइप लिखेंगे फिर उसके अंदर सी लिख दिए। तो ये देखो ये हमारा फ्लोट है। तो हम जहां पहले यहाँ पर सी लिए थे वो जो इसके अंदर जो डेटा है वो फ्लोट टाइप है। अगर हम C1 को प्रिंट करते तो वो देखो इंटीजर टाइप है। तो यही है इंटीजर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन, ठीक है ना। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई हमने तो एडिशन सिर्फ इंटीजर के बीच में किया, अगर एडिशन हम दोनों फ्लोट नंबर के बीच करते तो क्या होता? सेम होता रिजल्ट। तो चलो हम दिखा देते। तो सपोज हम f ले लिए एक नंबर, और दूसरा एक ले लेते हम f1। तो चलो हम पहला नंबर कुछ भी दे देते, 5.5 दे देते, दूसरा नंबर हम 6.5 दे देते। अगर हम अब करेंगे कि हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते तो ये देखो हमारा 12.0 प्रिंट होके आ गया, ठीक है ना। तो अब तुम लोग ऐसी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बहुत सारे नंबर्स लेकर, इंटीजर फ्लोट बहुत सारे नंबर्स लेकर। तुम अगर इंटीजर और फ्लोट के बीच भी सम करके देख सकते हो कि एक इंटीजर नंबर ले लिया और एक फ्लोट नंबर ले लिया, दोनों के बीच हम सम करके देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये जो चीज है ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये तुम लोग करो, क्योंकि अगर ये सब चीजें तुम खुद से करोगे तुम लोगों का भी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा। क्योंकि जब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये तुम लोग खुद से घर बैठ के कर लो, ठीक है ना। अब हम थोड़ा लास्ट में आउटपुट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम आउटपुट कैसे कर रहे थे? हम जब किसी भी वैल्यू को ले रहे थे, सपोज यहाँ पर हमने एक सी वैल्यू ले लिया, यहाँ पर हमने एक सी वैल्यू ले लिया जो कि हमारा 5। अब इस सी को हम प्रिंट करेंगे, तो हम सी को कहते प्रिंट सी कर रहे थे। तो हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते कि हम एज ले लेते और यहाँ पर एज यूजर से ले लेते इनपुट, एंटर योर एज। तो हम यहाँ पर एज लेते थे वो 45। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे ना, हम यहाँ पर करेंगे, हम पहले क्या कर रहे थे, पहले नॉर्मल एज लेकर प्रिंट कर रहे थे, अभी हम वो नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे हम ये वाला लाइन लिख देंगे। ये देखो ये एक सुंदर सा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर योर एज इज 45 करके ये सुंदर से प्रिंट स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है ना। लेकिन ये सब करने के बाद भी हमारा एज का वैल्यू 45 ही रहेगा। एज के वैल्यू के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। हमारा एज का जो वैल्यू था वो भी कल भी 45 था, आज भी 45 है, परसों भी 45। क्या ये सिर्फ हमारा जो कि प्रिंट स्टेटमेंट है जो हम यूजर को डिफाइन करे कि भाई क्या डेटा अपना आउटपुट में आ रहा है, उसके लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो तुम प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हो प्रिंट के अंदर। अगर तुम कुछ भी लिख दो 5 तो वो तुम्हारा प्रिंट होके आ जाएगा। तुम यहाँ पर प्रिंट के अंदर कुछ भी अपना नाम लिख दो तो भी यहाँ पर प्रिंट के अंदर आ जाएगा। तो कुछ भी लिख दो, यहाँ पर जो भी लिखोगे वही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है तुम लोग कर लो, खुद से कर लो, इनपुट ले लो, आउटपुट निकाल लो, कुछ भी कर लो। ये है हमारा बेसिक जो भी है, एकदम बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, वो कि हम जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि है हमारा इफ एल्स। वो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम पाइथन में कैसे लिखते हैं उसमें जाएंगे और बहुत कुछ देखेंगे। इस बेसिक्स को हम और भी बेसिक्स के अंदर भी और क्या क्या चीज हो सकता है वो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम पहले दिन ये सब देख लें ना बेसिक्स के अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जब हम
कोडिंग पे आएंगे ना, रियल कोडिंग पे आएंगे, जब एप्लीकेशंस पे आएंगे, तो हम देखेंगे कि और कैसे कोड को हम सुंदर बना सकते हैं, और कैसे कोड को हम एकदम यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, कोड को जो भी हम कोड लिखेंगे उसको हम कितना कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोड को। तो वो सब हम चीजें देखेंगे जितना हम कोड में आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर होगा, इफ एल्स के ऊपर होगा। तो चलो बस आज के लिए तो इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लेकर। और जितना दूर इतना तक करा है वो तुम लोगों को पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो प्रैक्टिस कर लेना। और जो लोग अब लास्ट तक टिके हो तो उन लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, एक्सपेरिमेंट्स कर लेना कि क्या कौन सी चीज को हम किससे लगाए तो क्या होता है। अगर दो स्ट्रिंग को हम सम करें तो क्या होता है, दो स्ट्रिंग को माइनस करें तो क्या होता है। स्ट्रिंग के ऊपर हम एक अलग सा टॉपिक बनाएंगे, अलग सा हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा स्ट्रिंग के ऊपर, कि स्ट्रिंग के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है